अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। जैपनीज स्किन सीक्रेट के नाम से आपको जो धोखे दिए जाते हैं वो सच में धोखे हैं या उनमें कोई हकीकत भी है? वैसे कुछ हकीकत भी होती है, वो भी आगे चल के आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि जैपनीज स्किन सीक्रेट है क्या। मतलब जो जैपनीज़ लोग हैं या चाइनीज़ जो लोग हैं, उसके अलावा कोरियन भी वैसे ही दिखते हैं, तकरीबन इनकी शक्लें सेम ही होती हैं। इंडोनेशियन भी इनके जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्किन्स इतनी क्लियर नहीं होती जितनी चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ लोगों की स्किन क्लियर होती है। तो यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बार बार, या टिकटॉक के ऊपर आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिनमें जिक्र किया जाता है कि जापानीज़ स्किन सीक्रेट, कोरियन स्किन सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब है कि वो कोई छुपा के ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से उन सब की स्किन इस तरह से इतनी क्लियर, इतनी ग्लो करने वाली, इतनी वाइट और बिल्कुल नीट एंड क्लीन उनकी स्किन होती है। तो कोई छुपा के वो चीज़ इस्तेमाल करते होंगे और हमें बता नहीं रहे। तो हमें वो सीक्रेट पता चल चुका है और हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। थंबनेल में कुछ ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहली, जापान में जितने भी लोग हैं, या तो आप ये दावा करें कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब अपने बच्चों को वो सीक्रेट ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं। जैसे जैसे उनके बच्चे पैदा होते हैं वो सबको वो सीक्रेट दे रहे हैं। वो पैदाइशी तो काले होते हैं, हबशियों के जैसे होते हैं बेचारे, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे कुछ छुपा के कुछ चीज़ हाथ में दे दी जाती है कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, और वो चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं और वो हबशी से बन जाते हैं गोरे चिट्टे और बड़े खूबसूरत। या तो आप ये दावा करें। जब कोई नस्ल पूरी की पूरी सफ़ेद होती है, वाइट होती है, उनकी स्किन अच्छी होती है तो वो होती है, उनके पास कोई सीक्रेट नहीं है तो भी ठीक है। चाइना में जो बच्चे हैं, आप उनकी स्किन देख लें, और जो अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनकी स्किन देख लें। स्किन दोनों की क्लियर तो होगी, लेकिन उसमें डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा उनके नक्श में, उनके नैन नक्श में, उनके जो चेहरे के ऊपर जो उनके नाक, उनके लिप, उनके होंठ वगैरह, उनकी आंखें, कान, वो सारी चीज़ों के अंदर उनके बाल कितने ज़्यादा करली होते हैं। अफ्रीकन लोगों के, उनके बच्चों से लेके उनके बड़ों तक सबके बाल करली होते हैं। आप उनके स्ट्रेट बाल नहीं देखेंगे। चाइना में आप करली बाल बहुत कम लोगों के देखेंगे, वरना स्ट्रेट होते हैं। पाकिस्तान एक मीडियम दर्जे के लोग हैं। यहाँ पे ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, थोड़े से कम ब्लैक, थोड़े से कम वाइट, मतलब दरमियाने दर्जे के गंदमी रंग जिसको हम बोलते हैं, ये पाकिस्तान में पैदा होते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर आप चले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वाइट भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका कलर, और पाकिस्तान में जो बंदा वाइट होगा उसका कलर उनमें डिफरेंस होगा काफ़ी ज़्यादा। अब ये डिफरेंस क्यों होगा? नस्ल की वजह से, माहौल की वजह से और ख़ुराक की वजह से। सबसे पहली चीज़, अगर हम दुनिया स्टार्ट जब हुई थी उस चीज़ के ऊपर गौर करें कि आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जहाँ से इंसानी नस्ल पैदा हुई, जो कि हर मुसलमान का अकीदा है, और तकरीबन मुसलमानों के अलावा जितने भी मज़ाहब हैं उनमें कुछ कम लोग ही हैं जो कुछ और दावा करते हैं, तो उस चीज़ को छोड़ें, वो बकवास है सारा का सारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब नस्ल स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि नबी को अल्लाह ताला हमेशा खूबसूरत बनाता है, नबी के जो चेहरे के ऊपर जो नक्श होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उसका रंग वाइट होता है, उसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत होती है, उसके बाल बड़े खूबसूरत होते हैं नबी के। तो अल्लाह ताला ने नबी को बहुत खूबसूरत बनाया। उसमें से जो बच्चे पैदा होते गए, उनमें ये डिफरेंस आया कैसे? ये पहले मैं भी सोचा करता था कि एक बंदे से जब हम सब पैदा हुए, एक बाप की हम सब औलाद हैं, तो उसमें इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि एक हबशी और एक चाइना वाले, उन दोनों को अगर आप एक साथ खड़ा कर दें तो कोई नहीं मानेगा कि ये एक बाप की औलाद है। लेकिन फिर भी हम हैं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं सब। हमारी माँ भी एक है, बाप भी एक है, जब इंसानी नस्ल स्टार्ट हुई थी। तो इसमें फ़र्क कहाँ से आता है? देखें, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया नस्ल का फ़र्क। वहाँ से नस्ल का फ़र्क तो नहीं था, लेकिन जब वहाँ से बच्चे पैदा होते गए, उन्होंने अलग अलग अपनी बस्तियाँ बनाई, अलग अलग, कुछ गर्म इलाकों में चले गए, कुछ ठंडे इलाकों में चले गए। अब जो गर्म इलाकों में चले गए, उनको जो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर दिया वो उस माहौल को बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी था। जो ठंडे इलाके में गए, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने उनको दिया वो उस ठंडे इलाके को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ठीक था। अब आप सोचें, आप एक रशिया में से एक बंदा उठाएं जो बर्फीले इलाके में रहता हो, उसको उठा के आप अफ्रीका के गर्म तरीन इलाके में एक जंगल में जाके छोड़ दें जहाँ पे पानी मिलना भी मुश्किल है तकरीबन, तो एक दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। उस माहौल में, नेचुरल जो माहौल है, आप ये नहीं कि एक कमरे में एसी लगा के उसको दे दें, वैसा नहीं, नेचुरल माहौल से उठाएं। जैसे वो बाहर चल फिर रहा था अपने बर्फीले इलाके से, वहाँ से उठा के उसको अफ्रीका के जंगल में डाल दें जहाँ पे फुल गर्मी है, तो वहाँ के टेम्परेचर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
आप अफ्रीका से एक बंदा उठा लें, उसको रशिया में जाके रख दें, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में आप देख लें, हमारे पंजाब से जो लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरिया, तो वहाँ पे जाके वो उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती भी नहीं है कि बर्फ़बारी दिन रात होती रहे, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उस सर्दी को बर्दाश्त करना हमारे लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में जो डिफरेंस है वो बचपन से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर वो इफ़ेक्ट करता आ रहा है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा और डीप जाते हैं। हमारे इलाके में जो ग़िज़ा पाई जाती है वो उन इलाकों में नहीं पाई जाती, जो उन इलाकों में ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं वो हमारे इलाकों में नहीं पाई जाती। अब हम उसको एक इलाके से दूसरे इलाके तक वो ग़िज़ा पहुंचा तो देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वो ग़िज़ा उन लोगों के लिए बनाई थी। आजकल तो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला जारी है, तो हम एक चीज़ दूसरे मुल्क तक ले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ जहाँ पे पैदा की वो उस इलाके के लोगों के लिए पैदा की। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस से भी साबित है कि जो चीज़ आपके इलाके में है वो आपके लिए सूटेबल है, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आप सफ़र करके कहीं गए हैं तो वहाँ के इलाके की जो ग़िज़ा है वो खाएं, ताकि आप वहाँ की बीमारियों से बच सकें। इस चीज़ के ऊपर भी आप कभी गौर करके देखें, और हकीकतन ऐसा है। चाय हमारे पंजाब में आ जाती है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, ऐसी बातें शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। चाय हमारे इलाके में जब इंपोर्ट होती है तो ये क्योंकि पंजाब की फसल नहीं है, पंजाब में ये कैमेलिया सैनेंसिस जो पौधा है ये पैदा नहीं होता। ये पहाड़ी इलाकों से, कश्मीर वगैरह से ये पत्तियां तोड़ के फैक्ट्री में भेजी जाती हैं, वहाँ से इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, वहाँ से इसको पैक करके इसके ऊपर कुछ चीज़ों की कोटिंग भी की जाती है, जायकादार बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए कलरिंग की जाती है इसके ऊपर। तो वो सारी की सारी कोटिंग वगैरह करने के बाद पैक करके पंजाब में भेज दिया जाता है। अब पंजाब में जब लोग चाय को इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो नेचुरल नहीं होती, दूसरे नंबर पर वो चाय का जब इस्तेमाल करते हैं उसके लिवर के ऊपर बहुत बुरे असरात आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारे इलाके की ग़िज़ा नहीं है। जिस इलाके में वो पत्तियां पैदा हो रही हैं, कैमेलिया पौधा जो होता है वो जिस इलाके में पैदा हो रहा है, कश्मीर के इलाके में, उधर इतनी सर्दी है कि वहाँ पे अगर आप एक दिन में 3-4 दफ़ा चाय पी लेंगे तो आपको और ज़रूरत महसूस होगी, आपको सीने में जलन नहीं होगी, आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, आपको बार बार पेशाब नहीं आएगा, आपको वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी चाय की, क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी है कि उस मौसम में वो गर्म चीज़ आपको चाहिए। अब पाकिस्तान में पंजाब में अगर आप आ जाते हैं, इतने गर्म एरिया में आके आप वो चाय साथ में लेके आते हैं और यहाँ पे आके इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ की गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और आपने एक गर्म चीज़ एक और खा ली या पी ली तो उसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेंगे। तो ये ग़िज़ा के इफ़ेक्ट है, इस चीज़ को समझें। तो बात कर रहे थे हम कलर की। तो अगर आप एक इलाके में देखें तो वहाँ पे लोग ब्लैक थे, दूसरे इलाके में लोग वाइट हैं, तो वहाँ पे ग़िज़ाओं का फ़र्क है। ग़िज़ाओं के फ़र्क की वजह से उनकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता उन ग़िज़ाओं को एक्सेप्ट करती गई, और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी जो नस्लें हैं उनके कलर जो है वो उस इलाके के हिसाब से ढलते ही चले गए। अब जो ब्लैक रंग के जो लोग होते हैं वो वाइट कलर के जो लोग हैं उनकी निस्बत वो ज़्यादा सख्त होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आप सोच लें कि अफ्रीका का एक बंदा जो अफ्रीका में पैदा हुआ, अफ्रीका में पला बड़ा, अफ्रीका का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक पाए जाते हैं वहाँ पे। वैसे और भी इलाके हैं लेकिन अफ्रीका को लोग जानते हैं। तो अफ्रीका के जंगल में एक बंदा पैदा हुआ, वो बचपन से लेके वहाँ अब तक रह रहा है, तो वो जितना मजबूत होगा, चाइना में जो पैदा होने वाला, एक ठंडे इलाके में जो पैदा होने वाला, उसका कद, उसकी जिसामत, उसकी मजबूती अफ्रीका के उस बंदे से कभी भी मैच नहीं होगी, वो हमेशा कमज़ोर होगा। वो उतना ताकतवर कभी भी नहीं हो सकता जितना ताकतवर वो अफ्रीका वाला बंदा होगा। लेकिन अफ्रीका वाला जो बंदा है वो उतना सफ़ेद, उतना नफीस और उतनी नीट एंड क्लीन स्किन लेके कभी भी नहीं घूम फिर सकता जितना चाइना वाला। तो अल्लाह ताला ने ये दो डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। जैपनीज़ स्किन सीक्रेट, चाइनीज़ स्किन सीक्रेट के नाम से कुछ भी नहीं होता। बाकी रहेगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके चले जाते हैं चाइना या जापान में, तो जो खुराक वो खा रहे हैं वो सारी की सारी अगर आप खा सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप वो खाना शुरू कर दें। हलाल हराम की तमीज़ अगर आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल वो खाना शुरू कर दें, तो आपके चेहरे के ऊपर उसके असरात भी आएंगे। जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ये सिर्फ अच्छे असरात आप देखते हैं, बुरे असरात आप देख नहीं रहे होते। चाइना वाले लोग जो सांप भी खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं, जहरीले जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे वो खा जाते हैं कच्चे, पकाए बिना। और सोच के भी मेरा तो दिल बुरा हो रहा है। खाना तो बहुत दूर की बात है एक मुसलमान के लिए या किसी इंसान के लिए भी। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इतना गंद नहीं खाते जितना चाइना वाले खा जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि उनकी स्किन को इसके फ़ायदे हो रहे हैं, इसके बेनिफिट मिल रहे हैं? इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है? अगर आप कोलेजन की थोड़ी सी रिसर्च करके देखें, कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपकी स्किन के अंदर, आपकी स्किन के अंदर। तो बाकी चीज़ों की भी स्किन के अंदर ही पाया जाता है। आप स्नेक की स्किन के अंदर देखें कोलेजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, फ़िश की स्किन के अंदर देखें क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पोर्क स्किन मतलब जो सूअर की स्किन होती है उसके अंदर कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है। वो पोर्क की जो स्किन होती है उसको खाते हैं,
अब हलाल हराम की बात आप ठीक है अगर हम करते हैं तो उसके नुकसान ही है, उसके फ़ायदे नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जो पाई जाती है पोर्क स्किन में बहुत ज़्यादा, तो कुदरत है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा, पोर्क स्किन जो होती है, सूअर की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, कोलेजन की वजह से उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इंसान उसको खाना शुरू करेगा उसके नुकसान तो उसको होंगे, क्योंकि वो हराम है हमारे इस्लाम में, तो नुकसान तो होंगे। लेकिन उसके साथ जो उसके अंदर कोलेजन है उसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा जवान रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन है, मोटी स्किन है, वो आपको नज़र आता है। ये किसी क्रीम का कमाल नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो स्किन को इस तरह से डाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी उनकी शक्लें कुछ और थी और आज कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी शक्लें ही बदल ली, ऐसा कुछ नहीं है। उनके इलाके में जो चीज़ें खाई जाती हैं वो सांप खा जाते हैं, वो इंसानी गोश्त भी खाना पसंद करते हैं, शायद ये रूमर्स वगैरह आते रहते हैं, तो इनमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। अब मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में आपसे बात की थी कि जैपनीज़ स्किन सीक्रेट में कुछ सच्चाई भी है, तो वो सच्चाई क्या है? जैपनीज़ स्किन सीक्रेट में अगर आप देखें तो एक चीज़ का, दो चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चेहरे के ऊपर लगाने वाली नहीं है, वो खाने वाली हैं, चावल और फिश। ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चावल और फिश, लेकिन एक साथ, जैसे चाइना वाले खाते हैं। चावल के ऊपर मसाले डाल के नहीं, बिरयानी पका के नहीं आपने खानी। चिकन बिरयानी खाएंगे तो उसके नुकसान ही होंगे। चावल जैसे चाइना वाले खाते हैं वैसे उतने ही कावे पिएँ आप, और साथ में फ़िश का इस्तेमाल करें तो आपको भी हेल्थ बेनिफिट उसी तरह से होंगे जिस तरह से उनको हैं। तो ये इसके अंदर हकीकत है सिर्फ। बाकी जो क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे कोई शक नहीं है कि वहाँ की प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, लेकिन कोई मिरेकल प्रोजेक्ट वहाँ पे भी नहीं है कि वहाँ पे जाके आप वो प्रोडक्ट उठा के जैसे चेहरे के ऊपर लगाएंगे आपके सारे स्कार्स, दाग धब्बे, सारा कुछ मिट जाएगा और आप नीट एंड क्लीन होके चाइना वाले बन के वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे उनकी आंखें छोटी हैं वैसे ही उनकी स्किन क्लियर है, वैसे ही उनकी नाक थोड़ी सी छोटी होती है, मोटी होती है, उनके लिप थोड़े से मोटे होते हैं, और उनकी अंदर फ़ैट की परसेंटेज निस्बतन हमारे पाकिस्तान या इंडिया के जो लोग हैं इनसे उनकी फ़ैट परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उनकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा नरम होती है पाकिस्तान के लोगों की निस्बत। उनके हाथ नरम होते हैं, उनके चेहरा नरम होता है। उनकी खुराक की वजह से, उनके माहौल की वजह से आप वही खुराक वही माहौल अपनाएंगे बिल्कुल 100%, तो आपकी स्किन के ऊपर भी उसके अच्छे रिजल्ट आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे। तो अल्लाह ताला ने तो जो दिया है उसके ऊपर शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ा करें सारा दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, और साथ में नमाज अदा करें, वज़ू करें। आपको इसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। बाकी जो स्किन को क्लियर करना जे वो हम वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन था इसको दूर करना ज़रूरी था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।